हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल साइंस 2.0, जहां मैं लेके आ गया हूं बिहेवियर ऑफ गैस का लेक्चर नंबर 6। ये हमको लगता है आखिरी लेक्चर होगा, क्योंकि इसके बाद बिहेवियर ऑफ गैसेस हम लोग खत्म कर देंगे। ये बिहेवियर ऑफ गैसेस का खात्मा हो जाएगा। तो जैसे कि मैंने पिछले क्लास में डीपीपी नहीं दिया था, क्योंकि हर एक कंसेप्ट का मैंने क्वेश्चन दे दिया है पिछले डीपीपी में। आज जो मैं करवाऊंगा उसका डीपीपी मैं दे दूंगा, ठीक है। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सीधी सी बात क्या करनी है, लाइक शेयर सब्सक्राइब। शेयर ज्यादा से ज्यादा करिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट लोग हैं जिसके पास फाइनेंशियली वो लोग बहुत वीक है, जो फाइनेंशियली बहुत ही वीक है और कहीं वो ट्यूशन नहीं ले पा रहा है। तो ये वाला फ्री कोचिंग उस तक पहुंचे, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। ये मैक्सिमम मेरी गुजारिश को आप ये करें, फॉरवर्ड करें ज्यादा से ज्यादा इस लेक्चर को, ठीक है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। आज हम इस गैस इक्वेशन के बारे में बात करेंगे, PV इक्वल्स टू nRT। बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा है ये, बोर्ड में ये एक क्वेश्चन आता ही है, ये क्वेश्चन आता ही है। बिहेवियर ऑफ गैस से दो न्यूमेरिकल आता है, एक इसके संग आता है, एक ये आता ही है PV इक्वल टू nRT पे एकदम लिखित, और एक न्यूमेरिकल बोल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, ये सब पे दे देता है। लेकिन ये आता ही है, दो आता है, दोनों में से चॉइस आता है। पहला या तो ये रहेगा या तो दूसरा रहेगा, लेकिन ये रहता ही है, इस इक्वेशन का आता ही है। ये अब तक 17, 18, 19, 20 ये तो 4 साल गए हैं, ठीक है। ये सब में PV इक्वल टू nRT से हर एक ऐसा ही पैटर्न चला आया है, और 2021 में भी मुझे उम्मीद है कि यही होगा, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे PV इक्वल टू nRT पे। यहाँ जो R होता है, ये R, ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था, ये कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। ये कांस्टेंट बोलते हैं, लेकिन इसे हम लोग कुछ नहीं, इसे हम लोग ये भी बोल सकते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। यूनिवर्सल, इसको हम लोग आर को नाम देते हैं सिर्फ कांस्टेंट, इसको एक रिस्पेक्ट दिया जाता है, जो रिस्पेक्ट देते हैं हम लोग यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। इसको हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ये सिर्फ कांस्टेंट नहीं कहलाता है, कहलाता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ठीक है। अच्छा, कभी कभी आपसे पूछता है फाइंड, इसमें बहुत सारे सम्स आते हैं। इसमें तो पहले आपसे पूछेगा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का सीजीएस में वैल्यू क्या है, एसआई में क्या है, लीटर, ये सब में, लीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर में क्या वैल्यू है, तो वो सब आपको निकालना होता है। डायमेंशंस क्या है। अब तक ये 3-4 सवाल नहीं आए हैं, लेकिन आशा करता हूं मैं कि 2021 में शायद ये आए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये सब। अब कहीं क्वेश्चन है, फाइंड द डायमेंशन of universal gas constant, ठीक है। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का निकालने बोलता है। अच्छा, हम लोग को इक्वेशन पता है, PV इक्वल्स टू nRT। अच्छा, R को हम लोग इधर ही रखते हैं, तो R क्या निकलेगा मेरा, PV बाई NT, यही होगा। अच्छा, N यहां हम लोग क्या लिए थे, नंबर ऑफ मोल्स, यही था। V प्रोपोर्शनल टू N से हम लोग कंबाइन किए थे। पिछला वीडियो अगर लेक्चर नहीं देखा है तो इस वीडियो में तो ऐसे यहाँ कुछ नहीं पढ़ने वाला। एवोगैड्रो लॉ में यही हम लोग को दिया था, जहां पे N हम लोग लिए थे नंबर ऑफ मोल्स, और T तुम्हारा क्या है, टेम्परेचर, ठीक है, ठीक है। V तुम्हारा वॉल्यूम, P गया प्रेशर, लिखना पड़ेगा। अच्छा चलो लिख देते हैं, P गया प्रेशर, V गया वॉल्यूम, ठीक है, V गया वॉल्यूम। अच्छा, R आ गया मेरा PV बाई NT, R आ गया मेरा PV बाई NT। अच्छा, प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स बाई एरिया, फोर्स बाई एरिया फॉर्मूला है ये, ठीक है। और इनटू वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम ही रहेगा ये, ठीक है। डायमेंशन निकालना बोला था, N की जगह हम लोग मोल लगाएंगे, क्योंकि N का ये सब डायमेंशन नहीं होता, नंबर ऑफ मोल्स का डायमेंशन नहीं है। क्लास 9 में डायमेंशन था। आज मैं डीपीपी के अलावा एक डायमेंशन का लिस्ट दे दूंगा, ठीक है। डायमेंशन एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा। डायमेंशन बहुत सारा थर्मल फिनोमिना में भी डायमेंशन के बारे में, ठीक है। तो ये मोल आया। टेम्परेचर ही इसको एक काम कर, टेम्परेचर का यूनिट केल्विन,
और नंबर ऑफ मोल्स को मोल टेम्परेचर का यूनिट केल्विन, हम लोग केल्विन ही में समझ कर रहे हैं। अब तक मैंने क्या कहा कि सेल्सियस में कभी नहीं कुछ करना है, जो करना है केल्विन में करना है, ठीक है। तो ये केल्विन हुआ। मैं ऊपर वाला बोर्ड रख कर रहा हूँ, ठीक है, ऊपर वाला हिस्सा। अच्छा, फोर्स बाय एरिया, आर इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। फोर्स मतलब मास इनटू एक्सीलरेशन, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन। तो इसका जब लोग डायमेंशन निकालते हैं पूरा एकदम, तो आता है -2, इसका डायमेंशन आता है। देखो आर है, आर बराबर फोर्स बाय एरिया। फोर्स का हम लोग को डायमेंशन पता है, फोर्स का डिमेंशन पता है हमको। एरिया का डायमेंशन होता है एल स्क्वायर और वॉल्यूम का होता है एल क्यूब बाई मोल इनटू केल्विन को तुम लोग पी ले लो, फिर पी ले लेते हैं। अच्छा के ही रखते हैं पी, क्योंकि वहां यूनिट है। ये ले लिए, ये एल से एल कटा एल हुआ, तो ये क्या निकल के आया एम एल स्क्वायर T-2 निकला। ये एल इंटू हो गया T-2 पर मोल पर केल्विन। ये हो गया डायमेंशन। कोई पूछेगा कि भैया डायमेंशन बताइए, तो सीधी सी बात, आर बराबर पहले पीवी बाई एनटी फॉर्म में लेके आना है। प्रेशर का पता है फोर्स बाय एरिया, फोर्स बाय एरिया ऐसे पढ़ते हैं, ये फोर्स बाय एरिया, फोर्स बाय एरिया। फोर्स का होता है mlt-2 mlt-2, ठीक है। फोर्स का डिमेंशन mlt-2, एरिया का एल स्क्वायर। कभी भी हम लोग स्क्वायर किलोमीटर बोलते हैं जब भी एरिया निकालते हैं। तो एक और किया ना चीज, जैसे आपका फ्लैट का एरिया 500 स्क्वायर फीट स्क्वायर, तो हमेशा स्क्वायर में लेंथ मेजर होता है वो, और वॉल्यूम क्यूब में होता है। जैसे आपने क्यूब की वर्ड का सम्स किया होगा, उसमें क्यूब का था, वॉल्यूम निकालने पे हम लोग क्यूब जाते थे, तो वही चीज है। इसका एल क्यूब होता है डायमेंशन, नंबर ऑफ मोल की जगह मोल, टेम्परेचर की जगह केल्विन मैंने रखा। अब ये कटा ml स्क्वायर T-2 पर मोल पर केल्विन। ध्यान से देख लीजिए, बढ़िया से समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछता है कि फाइंड द यूनिट ऑफ आर, मतलब यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। हमको निकालना है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का लीटर एटमॉस्फेरिक यूनिट में क्या है। अच्छा, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में एनटीपी में वॉल्यूम कितना हम लोग देते हैं, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब 760 mm या फिर 76 सेंटीमीटर। यहाँ पे इसका वॉल्यूम कितना होता था 22.4 लीटर। एसटीपी पे इक्वल टू लेते हैं 760 mm पे कितना लीटर था 22.4 लीटर एसटीपी और एनटीपी पे, और एनटीपी पे इसका भी 22.4 लीटर था। ये फिर से दोबारा, अगर पिछला लेक्चर नहीं देखा है 1 2 या फिर 3 ऐसे ही में कुछ है, आज मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा, ठीक है। उसमें आपको एक प्लेलिस्ट खोलेगा बिहेवियर ऑफ गैसेस का, उसमें पूरा मिल जाएगा। तो ये होता है। अच्छा, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर का जगह हम लोग 760 mm लेते हैं अभी, या फिर 76 से भी कर सकते हैं। चलिए, पीवी बराबर एन आर टी, ठीक है। आर हमको निकालना है, तो पीवी बाई एन टी। प्रेशर, अच्छा प्रेशर बोला है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो हम लोग 1 ही लेते हैं, ठीक है। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोला है हमको, किसमें निकालना है एटीएम में, एमएम में बोलता तब इसमें रखते, सेंटीमीटर में बोलता तब इसमें रखते, ठीक है। तो 1 हो गया, वॉल्यूम है 22.4 लीटर बाई एन हो गया तुम्हारा नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स, मोल लिखते हैं इसको, इनटू टेम्परेचर यानी 273 के। अब इसको अगर इससे डिवाइड करेंगे तो हमको देगा 0.08211 पर मोल लीटर पर मोल पर केल्विन। डिवाइड करके हमको ये वैल्यू मिलता है। 1 लीटर पर मोल पर केल्विन, और एटीएम भी तो है 0.08211 एटम लीटर पर मोल पर केल्विन। ये इतना बड़ा यूनिट देता है। इसको अगर अप्रॉक्स करते हैं तो सब
आपके बोर्ड में भी इतना ही वैल्यू दिया जाता है। 1 को हटा दिया जाता है, अप्रोक्सीमेटली करते हैं, तो 1 5 से छोटा है तो ये ऐसे ही हट जाएगा, फिर ये भी छोटा है तो ऐसे ही हट जाएगा। तो फाइनली ये रिजल्ट लेते हैं हम लोग। ये आपको वैल्यू याद होनी चाहिए। याद क्या मतलब, ये दे देता है, ठीक है। ये आपको जब आप सम्स करोगे तो ये आपको दे देगा कि यहाँ पे r का वैल्यू ये लो 0.08211, ठीक है। तो आपको 0.082 लेना होता है या फिर कुछ भी ऐसा वैल्यू दिया जाता है तो उसको ले लेते हैं। लेकिन अगर एमसीक्यू में आता है कि फाइंड द ऑप्शन में दे देता है कि इतना सारा यूनिट है, इसमें से बताइए कि r का लीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर में कौन सा आंसर है, तो आप निकालोगे, घसोगे। एमसीक्यू 1 नंबर का होता है, हम उसमें टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए, ठीक है। आराम से एक क्लिक इसे रख लेंगे, ये सब पता ही है। ये अगर 1 नंबर 2 नंबर का आया, 2 नंबर का आया तो इसको पूरा एक्सप्रेस करना ही है आपको। लेकिन अगर एमसीक्यू में पूछा, टाइम उतना हमारे पास होगा नहीं, डायरेक्ट ये वैल्यू लिख देंगे अपन 0.08211 एटमॉस्फेयर पर लीटर पर मोल पर केल्विन, ठीक है। बढ़िया सा नोट कर लीजिएगा ये। तो अगला अगर आपसे पूछता है फाइंड द यूनिट ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट पूछा, या फिर आर, मैं आर लिख दे रहा हूं, अमूमन यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट लिखता है, ठीक है। फाइंड द यूनिट ऑफ आर इन सीजीएस यूनिट। अच्छा, आर बराबर हम निकाले थे PV/NT, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सीजीएस में डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर को लेते हैं या फिर अर्ग होगा, ठीक है। अर्ग लेके करते हैं हम लोग यहाँ सीजीएस में, ठीक है। अर्ग में यूनिट जाना है तो एटीएम है मेरे पास, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, प्रेशर तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो 1 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, बड़ा ही पेचीदा सा फॉर्म, 76 इंटू 13.6 इंटू 981 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको पूरे को, और इस पूरे वैल्यू को अगर कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 101 मान लेते हैं एक बार, इंटू 13.6 इंटू 981 इक्वल्स टू, ये आ गया 0.5 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हमको यूनिट मिल जाएगा, ठीक है। अगर डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसको और हम लोग लेते हैं अर्ग सीसी में, तो 03961.5 अर्ग सीसी, ठीक है। अर्ग सीसी मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हमको चाहिए था डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर में, पहले डाइन सेंटीमीटर किया तभी हमको अर्ग में, ये हमेशा अर्ग में ही कैलकुलेट होगा सीजीएस में, ठीक है। सीजीएस का यूनिट क्या अर्ग, ठीक है। सीजीएस में अर्ग में ही कैलकुलेट होता है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम लोग को पता है कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेंगे हम लोग, तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल्स टू इतना अर्ग सीसी। इसको आप याद कर लीजिए या फिर ऐसे आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आर हम लोग निकालते हैं, ये हो गया मेरे पास कितना है, अच्छा वॉल्यूम हमको पता है 22.4 लीटर, इसको यहाँ सीसी है मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर, तो इसको भी क्यूबिक सेंटीमीटर में करेंगे, सबको एक सा यूनिट लेंगे, ठीक है। तो 22400 सीसी होगा। अगर आपने ये कंडीशन मैंने बताया था 1 मीटर क्यूब इक्वल टू कितना, ये सब मैंने पहले ही लेक्चर में कंप्लीट करा दिया है, उससे ये यहाँ से ये कन्वर्ट हो जाएगा, तो रखेंगे हम लोग 22.400 बाई एन, हमको मोल रखते हैं हम लोग, ये इंटू 273, टेम्परेचर का तो टेम्परेचर वही रहेगा, ठीक है। इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो 8.314 में भी 314 इंटू 10 टू द पावर 7 अर्ग, यहाँ अर्ग था, सीसी था, सीसी कट गया, अर्ग बचा, अर्ग पर मोल पर केल्विन, अर्ग पर मोल पर केल्विन, यही बचेगा, यहाँ जगह नहीं था मैंने यहाँ लिख दिया, ये हमको यूनिट दे जाएगा, ठीक है। सीजीएस में
अगर आपसे एमसीक्यू में फिर पूछा कि बताइए सीजीएस में यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का वैल्यू क्या है, सीधा सा आप ये आंसर मान दीजिएगा, या रट लो। अगर 2 नंबर में पूछा तब तो आपको रटने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक एमसीक्यू में ही अधिकतर आता है। एमसीक्यू में हमको लगता है कि कोई समझदार इंसान इतना लंबा प्रोसेस नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि इतना लंबा प्रोसेस करने में टाइम बहुत लगता है। और ये अगर टाइम अगर थोड़ा थोड़ा सब में से बच जाएगा, थोड़ा थोड़ा अगर सब में से कुछ कुछ में बच गया तो लास्ट में चेकिंग में आपको मदद हो जाएगा, ठीक है। तो याद कर लो या फिर ऐसे निकालना सीख लो, आपके ऊपर है। एमसीक्यू में अगर आपको टाइम वेस्ट करना है, एमसीक्यू में ही पूछा जाएगा, मुझे पूरा गारंटी दे सकता हूँ। या फिर एक नंबर में भी आपको पूरा एक्सप्रेस कर देना है लगभग, ठीक है। जब एक आता है एमसीक्यू बोर्ड में, एक आता है 1 नंबर का, तो ये दोनों में ही पूछने का इसका चांसेस है, ठीक है। चलो रब कर रहा हूं। अच्छा, एक यूनिट बच गया, एक है एसआई। अब एसआई में आपसे पूछा तो हम लोग को पता है एसआई में आर को हम लोग जूल ये करेंगे, बड़ा यूनिट, तो 10⁷ आर इक्वल्स टू 1 जूल, यही होता है। तो एसआई में ये होगा जूल पर मोल पर हो गया, मोल लिख देना, ठीक है। ये हो जाएगा एसआई में यूनिट। ऐसा ही पूछेगा तो आपको फिर पूरा यहाँ से आना होगा, सीरियस होते हुए, समझ गए। बढ़िया सा सवाल, यही सब पूछता है आर के बारे में। डायमेंशन हो गया, सबके यूनिट मैंने बता दिया, लीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर में सीजीएस में कैसा है। और अमूमन आपको जब क्वेश्चन पूछता है तो लीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर में ही देता है, 0.08211 में ही आपसे बोलता है कि यही आर का वैल्यू लो। और जब यहाँ टेम्परेचर या यहाँ प्रेशर एमएम में दिया रहता है, जब ऐसा काम हम लोग करते हैं, अगर एमएम में दिया हुआ है यूनिट प्रेशर का, तो उसको एटमॉस्फेरिक में कन्वर्ट करेंगे डिवाइडेड बाय 760। जैसे 1 एमएम है तो 1/760 करेंगे तो हम लोग को मिलेगा इतना एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 1/760 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब 1 ATM इक्वल्स टू 1/760 एमएम, ठीक है, समझ गए। अगला क्वेश्चन मैंने पीवी इक्वल्स टू एनआरटी पे लिख दिया है, देखिए क्या बोलता है ये। व्हाट इट विल बी द वॉल्यूम ऑफ 8 ग्राम ऑफ H2, 8 ग्राम ऑफ H2। अच्छा, जहां भी ऐसे ग्राम में यूनिट है, अमूमन समझ आना कि वो पीवी इक्वल्स टू एनआरटी पे ही होगा। पीवी इक्वल्स टू एनआरटी पे पहचानने में बहुत जन को दिक्कत होता है, या तो यहाँ ग्राम दिया हुआ है, या फिर आपको एक ही वॉल्यूम है, एक ही प्रेशर, एक ही टेम्परेचर दिया हुआ है, ठीक है, और एन आपको या फिर निकालने बोलते हैं, तो ऐसे ही पहचान होता है। अमूमन ग्राम जहां पे होता है जिस स्टेटमेंट में, उसको समझ जाना चाहिए कि भैया ये पीवी इक्वल्स टू एनआरटी से ही होगा। फिर आगे देखना कि अगर यहाँ एक पी है, एक टेम्परेचर है, एक वॉल्यूम है कि नहीं। अगर सब एक एक है तब तो ये एकदम फॉर्मूला लगेगा। और अमूमन आपको अगर आर का वैल्यू दे ही दिया है ये, तो आपको सीधी सी बात दिखाई देती है कि हाँ भैया पी इक्वल टू एनआरटी का कोई ग्राम व्राम देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। पहचान लेना कि 8 ग्राम है, जहाँ पे ग्राम रहता है वहीं पीवी इक्वल टू एनआरटी पे होता है। जहाँ पे एक वॉल्यूम, एक प्रेशर, एक टेम्परेचर दिया हो, एक ही P1 V1 T1 दिया है, तब ये पीवी इक्वल टू एनआरटी लगेगा, ठीक है। और सबसे बढ़िया क्लू, सबसे अच्छा क्लू, अमूमन बच्चे मिस्टेक करते हैं पहचानने में, तो सबसे बढ़िया क्लू है कि जब आपको क्वेश्चन दे देता है उसके नीचे आपको आर का वैल्यू लिख देता है, तो बच्चे पहले आर के वैल्यू देखते हैं, तभी वहीं से डिसाइड कर लेते हैं कि हाँ ये पीवी इक्वल्स टू एनआरटी से होगा। तो वही करिएगा आप लोग भी। क्या करिएगा, पहले ढूंढ लीजिएगा आर का वैल्यू दिया हुआ है कि नहीं। अगर आर का वैल्यू दिया हुआ है तब पीवी इक्वल्स टू एनआरटी पे, जिसको दिक्कत होता है मैं उसे बता रहा हूँ, ठीक है। तो आइए समझ शुरू करते हैं। अच्छा, पहले तो प्रेशर जो है मेरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर में ही है, तो 4 ATM ही लिखते हैं हम लोग। पहले समझो इस कंसेप्ट को समझो, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर में था, हम लोग क्यों ATM में बोल रहे हैं कन्वर्ट करने, क्योंकि आर का वैल्यू हम लोग ATM में ही निकाले हैं, ठीक है। आर का वैल्यू ATM है, तो प्रेशर का भी जो हम लोग लेंगे, जो यूनिट लेंगे वो एटमॉस्फेरिक में होगा, ठीक है। 4 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हम लोग को वॉल्यूम निकालना है, वी डोंट नो, एन सो
n हमको होता है, n का फॉर्मूला मतलब नंबर ऑफ मोल्स से निकालने का फॉर्मूला गिवन मास बाय मोलर मास, n निकालने का फॉर्मूला होता है ये। तो गिवन मास मेरा 8 ग्राम और मोलर मास देखो कैसे निकलता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 और यहाँ H2 है तो 1 into 2 यानी मोलर मास आ गया 2 ग्राम, तो 2 लिख दिए हम लोग, ये कटा 4 मोल, ठीक है। सब मिल गया हमको, R का वैल्यू 0.082 पर मोल पर केल्विन ATM लीटर, ठीक है। वॉल्यूम का जो यूनिट आएगा वो लीटर में होगा क्योंकि यहाँ लीटर है, ठीक है। तो फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग PV इक्वल्स टू nRT, वो वॉल्यूम चाहिए तो वॉल्यूम इक्वल्स टू nRT बाई P, 4 इंटू 0.082 इंटू टेम्परेचर दिया हुआ है कुछ, हाँ टेम्परेचर दिया है 300 बाई इंटू 300 लिखेंगे, ठीक है। और प्रेशर कितना है 4, ये कटा हम लोग कैलकुलेट करते हैं 82 into 300 divided 82 into 300 24.6, आंसर है 24.6 लीटर, समझ गए बढ़िया से। अगर यहाँ 4 mm में रहता या फिर सेंटीमीटर में रहता, चलो पहले सेंटीमीटर, तो इसको एटमॉस्फेरिक में कैसे कन्वर्ट करते हैं, डिवाइडेड बाय 76। अगर mm में रहता यही तो कैसे कन्वर्ट करते हैं, डिवाइड बाय 760, तब वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में आया था। और तब सीधा साधा लगा के हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हर एक कंसेप्ट कवर हो गया है। बिहेवियर ऑफ गैस एकदम अंतिम चरण पे है, ठीक है, एकदम अंतिम चरण। 3 चीजें और बची हैं। पहला होता है आइडल गैस, दूसरा होता है रियल गैस। आइडल गैस में जो इक्वेशन है PV इक्वल्स टू nRT वो ओबे नहीं करता है, और इसमें और रियल गैस वो ओबे करता है, ठीक है। इसका मैं डिफरेंस लिख दे रहा हूँ। तो 3 चीजें बची थी, एक आइडल गैस रियल गैस किसे बोलते हैं, और एक काइनेटिक एनर्जी। तो आइडल गैस रियल गैस में लिख दिया है। पहले समझो आइडल गैस वो होती हैं जो PV इक्वल्स टू nRT, यानी PV इक्वल्स टू nRT को हम लोग गैस इक्वेशन भी बोलते हैं। तो आइडल गैसेस ओबेस PV इक्वल्स टू nRT लिख दो, या फिर आइडल गैस ओबेस गैस इक्वेशन। रियल गैसेस वो होती है जो PV इक्वल्स टू nRT को ओबे ही नहीं करती है, लेकिन एट वेरी हाई टेम्परेचर एंड वेरी लो प्रेशर। लेकिन जब इसका टेम्परेचर बहुत हाई होता है और लो प्रेशर होता है, एट वेरी हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, रियल गैसेस ओबेस PV इक्वल्स टू nRT, ठीक है। बढ़िया से एक बार फिर से मैं बोल रहा हूँ, आइडल गैसेस PV इक्वल्स टू nRT को ओबे करती हैं, और ये जो है PV इक्वल्स टू nRT को जनरली ओबे नहीं करती है। लेकिन जब हम लोग इसका टेम्परेचर बहुत ऊंचाई तक लेके चल जाएंगे और प्रेशर बहुत नीचे होगा, समझ रहे, वेरी लो प्रेशर एंड वेरी हाई टेम्परेचर, रियल गैसेस ओबेस PV इक्वल्स टू nRT, ठीक है। ऐसे जनरली ओबे नहीं करती हैं। अब आइडल गैसेस जो है वो जनरली बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ को ओबे ही नहीं करती है, लेकिन एट वेरी हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर इट ओबेज चार्ल्स लॉ एंड बॉयल्स लॉ, ठीक है। और रियल गैसेस ओबेज करती हैं चार्ल्स लॉ और बॉयल्स लॉ को, ठीक है। मैंने इन दोनों का डिफरेंस लिख दिया है, डिफरेंस पूछा जाता है। आइडल गैस में इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन नहीं होता है, रियल गैस में होती है, ठीक है। तो आइए बार डिफरेंसेस देख लेते हैं। पहले आइडल गैस ओबेज PV इक्वल्स टू nRT, जैसा मैंने कहा, और रियल गैसेस डज नॉट ओबे PV इक्वल टू nRT, बट एट low pressure and high temperature it obeys PV equals to nRT, समझ गए। अब वॉल्यूम ऑफ अ मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल। यहाँ जो होता है वॉल्यूम जो होता है मॉलिक्यूल का वो नेग्लिजिबल होता है, हम लोग उसको कंसीडर नहीं करते हैं वैल्यू। लेकिन रियल गैसेस में
वॉल्यूम छोटा होता है, वॉल्यूम बहुत छोटा होता है, लेकिन उसको कंसीडर करते हैं, ठीक है, उसको लिया जाता है, उसको कैलकुलेशन में लिया जाता है, ठीक है। और एक और, देयर इज नो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, आइडियल गैस में इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन नहीं होता है बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, और यहाँ पे भी इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन इज नॉट प्रेजेंट, सॉरी, आइडियल गैसेस में इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन नहीं होता है बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, और रियल गैसेस में इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन जो है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है, बढ़िया सा। रियल गैसेस, आइडियल गैसेस यही होती है। मैं फिर से एक बार रियल गैसेस, आइडियल गैसेस के बारे में बता रहा हूँ। आइडियल गैस वो होती है जो बोयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ को ओबे नहीं करती हैं, लेकिन एट वेरी हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर ये ओबे करती हैं। आइडियल गैसेस PV = nRT को ओबे करती है, PV = nRT को मानते हैं। और जो तुम्हारा रियल गैस है वो PV = nRT को नहीं मानता, लेकिन एट वेरी हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर इट ओबेज PV = nRT, और ये बोयल्स लॉ चार्ल्स लॉ को मानता है। तो यहीं तक ये रियल गैसेस आइडियल गैसेस को बोलते हैं। तो आखिरी टॉपिक बचा है, व्हाट वर द मेन पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ द गैसेस। अच्छा, मॉलिक्यूल्स के अंदर तो हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी होती है, मैंने पिछले ही MCQ में, DP में MCQ में मैंने दे दिया था, ठीक है। तो कैसी मॉलिक्यूल हरकतें करती हैं उसके बारे में बताया गया। ये मैं अधिकतर, ये बहुत सारे बुक में 7-8 पॉइंट का है, लेकिन 3 पॉइंट एनफ है, क्योंकि 3 नंबर का ही क्वेश्चन हार्डली से हार्डली पूछा जाता है। पैटर्न भी यही है, 3 क्वेश्चन 3 नंबर ही लास्ट आता है, तो 3 नंबर में 3 पॉइंट लिखना बहुत ज्यादा है। ऐसे आप अगर 5 भी लिखिएगा तो आपको 3 ही नंबर मिलेगा, 3 भी लिखिएगा तो 3 ही नंबर मिलेगा, तो क्यों ना 3 ही लिखा जाए, ठीक है। तो पहला पॉइंट होता है कैसा कैसा उनके बिहेवियर्स होते हैं। गैसियस मॉलिक्यूल्स आर रैपिड इन मोशन, गैसियस मॉलिक्यूल बहुत रैपिड होते हैं मोशन में, इधर उधर चलते रहते हैं, ठीक है। इसके साथ ही वो एक दूसरे से टकराते हैं। मैंने ये पॉइंट नहीं लिखा है, मैंने सिर्फ ये लिखा है कि गैसियस मॉलिक्यूल्स आर रैपिड इन मोशन, गैसियस मॉलिक्यूल बहुत रैपिड होते हैं मोशंस में, ठीक है। या तो इसमें आप ये लगा दो, एंड मूव रैंडमली, एंड मूव रैंडमली, या फिर इतना भी लिखोगे तो सही है, लगा दो यहाँ मूव एंड मूव रैंडमली, इधर उधर भागते रहते हैं। अगला, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इन दिस मॉलिक्यूल्स, इन ग्रेविटीज पे अफेक्ट नहीं होता है, मॉलिक्यूल्स पे अफेक्ट नहीं होता है ग्रेविटी का। अगर कोई गैस ऊपर है तो वो ग्रेविटी की वजह से नीचे नहीं आता है, आपको ये लॉजिक पता ही है, सीधी सी बात। इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन बहुत कम होता है गैसियस मॉलिक्यूल्स में, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन इज लीस्ट एज कंपैरिजन टू सॉलिड एंड लिक्विड। ये जरूर लिखना है, पॉइंट लिखते हो, ठीक है। ये सॉलिड लिक्विड की कंपैरिजन में कम है, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन है, लेकिन इन दोनों के मुकाबले कम है, ठीक है। तो यही था बिहेवियर ऑफ गैसेस, आज खत्म हुआ फाइनली। 6 लेक्चर मैंने इसके दिए। आज मैं इसका एक प्लेलिस्ट बना दूंगा। 1 शॉट की बात रही तो 1 शॉट मैंने सोचा कि पहले पूरा कोर्स निपटाते हैं, ठीक है। आज का DPP डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। पहले पूरा कोर्स निपटाते हैं, थर्मल फिनोमिना ये सब करते करते पूरा पहले कोर्स करते हैं। उसके बाद मैं 1 शॉट दूंगा, ठीक है। मान लो अगर नवंबर तक सिलेबस कंप्लीट हो गया तो मैं उस वक्त से 1 शॉट देता चलूंगा, ठीक है। तो 1 शॉट के लिए टेंशन ना ले, ठीक है। तो यहीं तक क्लास समाप्त होता है बिहेवियर ऑफ गैसेस का। अब अलविदा लेता हूं मैं। जय हिंद, जय भारत। आप इसे ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। शेयर ज्यादा से ज्यादा करिए, मैंने पहले ही कहा। चलिए ठीक है, बाय। जय हिंद, जय भारत।